गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। टुडे हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? आपने देखा था कि टू जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इनके बिटवीन जो फोर्स होता है वो किस नेचर का होता है, रिपल्सन का। नेगेटिव होता है तो क्या होता है, उनके बिटवीन क्या होता है, रिपल्सन होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो उनके बिटवीन क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब इनके बिटवीन जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके रेफरेंस से इसके रिलेटेड कूलॉम्स ने एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ। कोई भी चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और ये अफेक्टेड सराउंडिंग होता है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन के थ्रू इन चार्जेस के बिटवीन एक फोर्स डेवलप करता है। इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ ए एक्सपेरिमेंट, Coulombs gave a law to related a force produced between 2 point charges. This is known as Coulombs law. क्लियर? ये अपने पास क्या है, 2 point चार्जेस Q1 और Q2, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। अब इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो करेगा इस पर F12 वेक्टर, इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो F21 वेक्टर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between them. क्लियर? मैथमेटिकली अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, force between 2 point charges directly proportional the product of their magnitudes। तो इसका प्रोडक्ट क्या होंगे इनके, Q1 और Q2। इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो क्या जाएगा 1/r²। क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, 1 एंड इक्वेशन 2, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², इक्वेशन 3। क्लियर? अब प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन इसमें अगर रिमूव करते हैं तो अपने को क्या आ जाएगा, कांस्टेंट क्या होगा, देखो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या जाएगा, r²। ओके, इक्वेशन 4 where K is proportionality constant। okay, it is also called electrostatic constant और कूलॉम्स कांस्टेंट। क्लियर? its value depends upon nature of medium which is present between charges and system of units used। मतलब जो सिस्टम हम यूनिट्स का जो यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और जो चार्जेस हैं उनके बिटवीन जो मीडियम है उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और फॉर वैक्यूम K इक्वल टू 1/4πε0, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम स्क्वायर। देखो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, या मीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन क्या जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। क्लियर? और एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या रीड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट।
is permittivity of a free space. क्लियर? और इट्स वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट है वो इसकी जस्ट क्या हो जाएंगी अपोजिट हो जाएंगी। यूनिट आएगी क्या आएगी इसकी यूनिट क्या आएगी कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? दैट्स इलेक्ट्रिक फोर्स in vacuum will be वैक्यूम के लिए क्या होगा F के की वैल्यू पुट कर देंगे के की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या जाएगा R स्क्वायर। क्लियर? इक्वेशन नंबर 5 ओके। और फॉर मीडियम अगर मीडियम के लिए लेंगे तो क्या होगा फॉर मीडियम एम मीडियम के लिए यूज हो रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन क्या जाएगी 6 और हियर epsilon is permittivity of a medium। क्लियर? तो ये था अपना कूलॉम्स लॉ। क्लियर हो गया? तो कूलॉम्स लॉ है वो क्या कर डिपेंड कर रहा है इनके बिटवीन जो क्या है जो चार्जेस हैं इनके जो मैग्नीट्यूड्स पे डिपेंड कर रहा है और इनके बिटवीन क्या कर रहा है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और साथ में इससे जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इन चार्जेस को जो लाइन क्या कर रही है ज्वाइन कर रही है उसके क्या होगी अलोंग होगी। जो Q1 Q2 है ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस लाइन की क्या होगी अलोंग होगी। अगर पॉजिटिव है तो क्या होंगे क्या हो रहा है इसकी डायरेक्शन देखो इसी कारण इसमें फोर्स अब इस डायरेक्शन में हो रहा है और इसी कारण इसमें जो फोर्स है वो क्या है इस डायरेक्शन में। ओके तो ये था अपना कूलॉम्स लॉ। तो हमने कूलॉम्स लॉ डिस्कस कर लिया। इस कूलॉम्स लॉ की इक्वेशन आ गई थी अपने पास F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू बताई थी मैंने आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इसमें देखिए इसकी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा कूलॉम स्क्वायर कूलॉम के लिए क्या आता है 80 तो 80 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। न्यूटन की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है m1 l1 t-2 और मीटर के लिए l तो l का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो क्या बन जाएगी 80 a स्क्वायर t स्क्वायर। ओके और नीचे देखिए आप m और l क्या हो जाएगा 3 और t-2 तो इसको करेंगे सोल्व तो क्या होगा m-1 l -3 और t4 और a2। क्लियर? ये आ जाएगी इसकी डायमेंशन और 1 कूलॉम को हम डेफिनेशन उसके दे सकते हैं। आगे देखिए इसको डेफिनेशन ऑफ 1 कूलॉम। 1 कूलॉम को हम डिफाइन कर सकते हैं देखिए अपने पास इक्वेशन है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या है R स्क्वायर। ओके तो इफ Q1 Q2 इक्वल टू 1 कूलॉम R इक्वल टू 1 मीटर देन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मैंने डिस्कस की थी क्या थी 9 × 10⁻⁹ Q1 1 × 1
और मीटर करेंगे तो 1 का क्या जाएगा स्क्वायर, तो F इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ओके, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, इफ टू पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस 1 मीटर and they exerts force each other 9 into 10⁹ Newton, then magnitude of each charge is 1 कूलम। मतलब 2 पॉइंट चार्जेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और वो वैक्यूम के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, सिचुएटेड है, और वो एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो इस चार्ज की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा 1 कूलम। क्लियर? तो ये था अपना कूलम्स लॉ, कंप्लीट हो गया। ओके, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीन क्या होता है कि आपको बताया मैंने, इसमें डाइलेक्ट्रिक का मीन क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक का मीन होता है कि जो इंसुलेटिंग जो मीडियम होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं। मतलब जो करंट का कंडक्शन नहीं करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में देखिए, पहले मैंने आपको बताया था फोर्स इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक की फोर्स इन वैक्यूम, क्या बताया था आपको, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, क्लियर? और उसके बाद में फोर्स इन मीडियम में क्या बताया था, इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब तो Fm इक्वल टू क्या था 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, क्लियर? अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 से। तो अपने पास क्या बनेगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बनेगा, F/Fm। ओके, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R स्क्वायर। और Fm की वैल्यू पुट करेंगे तो Fm की वैल्यू क्या आएगी, बोलिए 4πε0 R स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा Q1 Q2 से क्यों कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तो क्या जाएगा अपने पास F/Fm इक्वल टू क्या जाएगा ε/ε0। और ये एक अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या जाएगा εr। इक्वेशन आ गई अपने पास से 3। क्लियर? तो यहां εr डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, और ये आपको बताइए कि ना F न्यूटन से न्यूटन या इसकी यूनिट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। तो εr इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके,
जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और इसमें आप देखिए जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है, इस बार बोर्ड एग्जाम 2020 का ये क्वेश्चन था, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इट इज ए रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनका जो रेशियो है वो एक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास आ गया कि मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ एम इक्वल टू क्या आएगा, एफ अपॉन क्या जाएगा, एप्सिलॉन आर, एफ अपॉन है एप्सिलॉन आर। और आपको पता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। मीडियम के लिए देखेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। इस मींस क्या होगा, एफ एम की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन क्या आएगी, एफ। इसका मतलब क्या होगा कि वैक्यूम के अंदर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कोई मीडियम अगर इंसर्ट करवाएंगे तो उसमें वो फोर्स वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कोई हमने कंडक्टर यूज कर लें, कोई मेटल यूज कर लें, तो उस कंडीशन में फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता देता हूं। ये मटेरियल है और ये इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया इसमें एयर के लिए, एयर के लिए होता है 1.006, ओके 59 होता है, तो लेकिन इसको सिग्निफिकेंट फिगर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1.0006। और इसमें ग्लास के लिए होता है वो 5 to 10, ओके। और वाटर के लिए जो ये होता है वो होता है 80। और मेटल कंडक्टर होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये था अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब भी जैसे हम कोई मीडियम अगर चार्जेस के बिटवीन अगर इंसर्ट करेंगे तो वो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम होता है और मीडियम इंसर्ट करते हैं तो वो डिक्रीज होता है, और वो मीडियम मेटल होता है वो क्या हो जाएगा, फोर्स इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ओके, क्लियर। अब देखिए हमने लास्ट डिस्कस किया था अभी कि कूलॉम्स लॉ, इसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। अब हम इसकी फाइंड करेंगे इसकी वेक्टर फॉर्म, ओके। इसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। और यहाँ F12 क्या है कि Q2 है वो Q1 पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। Q2 है वो Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है, F12 वेक्टर। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसको क्या करेगा, इधर पुश करेगा। और Q1 है वो Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, वो क्या होगा, F21। अब ये भी पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, ये पुश करेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, आउटवर्ड्स होगी, इसकी भी कहाँ होगी, आउटवर्ड्स होगी। क्लियर। तो आप इसमें देखिए, अब इनको हम पॉइंट दे देते हैं। ये पॉइंट मान लीजिए A है अपना, और ये पॉइंट क्या है, B। क्लियर। तो आप इसमें देख रहे हो डायग्राम से, फ्रॉम फिगर OA वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर और OB वेक्टर इक्वल टू क्या है, R2 वेक्टर, ओके। अब इसमें देखिए हम इसमें वेक्टर ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। इन ट्राइंगल यूज कर रहे हैं OAB। इसमें वेक्टर लॉ अगर हम यूज करें तो इसमें वेक्टर लॉ क्या होगा, OA फिर क्या A
बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर। ओके क्लियर। और हमने कंसिडर कर लिया कि ए बी वेक्टर है वो अपना क्या है, आर वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर क्या है, आर वन वेक्टर, ए बी वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर, और ओ बी है वो क्या है, आर टू वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, और इसको हम क्या करेंगे, आर टू वन वेक्टर, आर टू वन वेक्टर। ओके, और इसकी डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, इसकी डायरेक्शन है वो कहाँ है, Q1 टू Q2 या A टू B, A टू B। तो देखिए हम फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1। तो फोर्स क्या होगा, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ओके, और हमने डिस्टेंस ले ली, इसमें कितनी है, आर के लिए क्या यूज कर लेंगे, आर स्क्वायर। ये तो इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हमने किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें वेक्टर के, अब ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हमें डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ आर केप। अब आपको पता है इसमें कि आर है वो किसके इक्वल है, ये आर है वो किसके इक्वल है, R21 के, और आर केप किसके इक्वल हो जाएगा, R21 केप। तो इसमें क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21 केप। क्लियर। इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, इक्वेशन कौन सी हो गई, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कर दें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड। ओके, अब देखिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, चार्ज Q2। आप देखिए इसमें इसकी डायरेक्शन है, F21 की डायरेक्शन कहाँ है, F21 की डायरेक्शन कहाँ है, A टू B, और R21 की डायरेक्शन भी कहाँ है, A टू B। बोथ क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है ना। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 क्या जाएगा, F12 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन क्या जाएगा, अब 12 है तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा, और R12 केप। इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड। क्लियर। अब देखिए इसमें R12 वेक्टर है वो क्या है, R21 के क्या होगा, मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। और यूनिट वेक्टर भी यूज करेंगे तो R12 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का R12 के, और मैग्नीट्यूड है वो R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा, R21 के। या इसको यूं भी लिख सकते हैं अपने, R12 इक्वल टू R21। तो हम इक्वेशन में थर्ड का यूज करेंगे, थर्ड में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और R12 को हम क्या यूज कर लूँ मैं यहाँ, R21, और R12 को यूज करूंगा तो इसमें, सॉरी ये इसमें R21 आएगा ना, R21। तो R माइनस का क्या जाएगा, R21, और क्या जाएगा, कैप। ओके, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, F12 इक्वल टू माइनस इधर ले लूं मैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप। ओके, इक्वेशन क्या हो गई, 4। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 4 से क्या कहना होगा अपने को, देखिए
F21 है, तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, किसकी है, F21 के, इट मीन्स क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, F21। ओके क्लियर। इट मीन्स का मीन क्या हुआ कि Q2 है वो Q1 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा और Q1 वो Q2 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, बोथ फोर्सेज क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन से थर्ड लॉ। तो कूलॉम्स लॉ ऑब्वियस न्यूटन से थर्ड लॉ। क्लियर, मतलब बोथ फोर्सेज होंगे वो मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो कहाँ होंगे, आउटसाइड। नेगेटिव होगा तो भी कहाँ होंगे, आउटसाइड। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो कहाँ होगी, इनसाइड। कहाँ होगी, इनसाइड। ओके, ये थी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ।